नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाबंदी हटने के बाद ईरान ने बढ़ाया कच्चे तेल का उत्पादन। 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचे दाम। तेल में गिरावट से रुका शेयर बाजार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र की आत्महत्या पर बढ़ा विरोध। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ मामला दर्ज। कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में सस्पेंस बरकरार। बीजेपी ने कहा सरकार गठन पर जल्द फैसला ले। पीडीपी देरी पर विपक्षी दलों की चिंता। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। कहा निजी संस्थान तो बढ़े लेकिन गुणवत्ता घटी। डिग्रीधारियों की बजाय योग्य लोगों की जरूरत। दिसंबर में लगातार 13वें महीने गिरा निर्यात। सोने का आयात बढ़ने से बढ़ा घरेलू व्यापार घाटा। घरेलू मांग में कमी से घटा आयात। तो आइए देखते हैं पहली खबर। आर्थिक पाबंदी हटने के बाद ईरान नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम देशों ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया है। इस बीच ईरान ने 5 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी कमी आई है। पाबंदी हटने से तेल की घटी कीमतों का सीधा फायदा भारत को भी हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध अब अतीत की बात हैं। करीब एक दशक से लगी आर्थिक पाबंदियों के चलते ईरान दुनिया से अलग थलग हो गया था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले पर खुशी जताते हुए देश के लिए इसे नई शुरुआत बताया है। خواهیم حل و فصل مسائل منطقه از طریق منطق هست، اما در این حال रफ्तार गैर डिप्लोमेटिक। ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदी हटाने का अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया कि उन्होंने हर उस रास्ते को बंद कर दिया है जिसके जरिए ईरान परमाणु हथियार बना सकता था। Now cut off every single path that Iran could have used to build a bomb. Whereas it would have taken Iran 2 to 3 months to break out with enough material to rush to a bomb, we've now extended that breakout time to a year. पाबंदी हटने के साथ ही ईरान करीब 100 अरब डॉलर की अपनी सील संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिलेगा। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल भी बेच पाएगा। प्रतिबंध के दौर में ईरान रोजाना 11 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता था, जबकि अब इसमें 5 लाख बैरल का और इजाफा होगा। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में पहले से नीचे आए कच्चे तेल के दामों में और गिरावट आ सकती है। तेल के निर्यात से ईरान की कमाई में अगले साल तक 10 अरब डॉलर के इजाफे की संभावना भी जताई जा रही है। ईरान पर पाबंदी हटने से भारत को भी सीधे फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि भारत अब बड़ी मात्रा में ईरान से डॉलर या यूरो में कच्चा तेल आयात कर सकेगा। दोनों देशों के अच्छे संबंधों का असर निवेश पर भी पड़ेगा। वहीं ईरान के माध्यम से भारत की पश्चिम एशिया की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका बन पाएगी। ईरान से पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस लाने की योजना भी शुरू हो सकेगी। Yet we used to buy and we used to credit the money that we owed to Iran in accounts in India. But now and then Iran had to buy Indian goods to somehow get back that money in the form of goods. But now those restraints will be gone and we will be able to import directly and go back to normal banking channels that we have used in the past. हालांकि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत ईरानी मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 11 संस्थाएं और लोग अमेरिकी बैंकिंग तंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध अक्टूबर में ईरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र नियमों का उल्लंघन करते हुए परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद लगाए गए हैं। ईरान के मामले में भारत ने शुरू से ही काफ़ी समझदारी दिखाई थी। पूरी दुनिया ने जब ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा था, उस समय भारत ने अपनी तरफ से यथासंभव सहयोग जारी रखा। आशा है ईरान
भारत के इस सहयोग को याद रखेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस नए घटनाक्रम पर और बातचीत करेंगे और इसके तमाम जो पहलू उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं इस वक्त कमर आगा साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अमेरिका के अगर इस कदम को देखूं और ख़ासतौर पर ओबामा साहब की इस पॉलिसी को देखूं कि जिस तरीके का उनका कार्यकाल जो बचा हुआ वक्त, उसके पहले ईरान से सैंक्शन हटाने की बात है, किस तरीके से आप देखते हैं और इसका इम्पैक्ट अमेरिका और ईरान या फिर अमेरिका के अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या देखते हैं? देखिए, ये तो इस किस्म के एग्रीमेंट तभी होते हैं जब दोनों देशों का फ़ायदा हो। मैं समझता हूँ इसमें दोनों देशों का फ़ायदा है। अमेरिका का बेसिक पॉलिसी ये थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन न बना पाए। ईरान चाहता था कि उसको नए मार्केट मिले, सैंक्शंस उस पर हटे जो अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर लगा रखे थे। यूनाइटेड नेशंस के भी सैंक्शंस थे, वो सैंक्शंस हटेंगे। $100 बिलियन की ये बात कर रहे हैं, उनको अभी मिलेगा, तो ये मार्केट में पैसा आएगा। ईरान 100 हवाई जहाज़ ख़रीदने जा रहा है एयरबस फ्रांस से, तो कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो वेस्टर्न यूरोपियन, दूसरी बात ये कि ईरान के पास काफ़ी तेल है, जो तेल मैं समझता हूँ कि यूरोप भी चाहेगा कि वो तेल उस तक पहुँच सके, इसलिए कि अगर वो ये तेल पहुँचता है तो उनकी रशिया के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। उससे सिर्फ ईरान और इराक दो ऐसे देश हैं जिनकी पाइपलाइन कुवैत टर्की तक जाती है और टर्की यूरोप का एक पार्ट भी है। तो यूरोप तक तेल पहुंचाना, ये दो ऐसे मुल्क हैं कि जो बहुत आसानी से यूरोप को तेल पहुंचा सकते हैं। हालांकि पाइपलाइंस पुरानी है, नई पाइपलाइन भी बनाई जा सकती हैं और गैस की भी सप्लाई हो सकती है। और यूरोप बहुत कीन है, वो चाहता है कि किसी भी सूरत से उसके पास तेल आ जाए या गैस दोनों पहुँचे, तो रशिया पे उसकी डिपेंडेंस ही कम हो। दूसरी चीज़ ये कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी देश हैं जहाँ पे इस वक्त आतंकवाद से पीड़ित है, वो आतंकवाद को रोकने में ईरान बहुत मदद कर सकता है, इसलिए कि ईरान काफ़ी समय से इन शक्तियों से लड़ रहा है। ईरान है, इराक है, सीरिया है। तो मैं समझता हूँ कि नए इस प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिका और वेस्टर्न पश्चिमी देशों से उसके ताल्लुकात और अच्छे बढ़ेंगे और ईरान के साथ मिल के आने वाले समय में कोई प्रोग्राम बन सकता है। आतंकवाद ईरान एक बड़े मददगार के तौर पर साबित हो सकता है आतंकवाद के खिलाफ भी, इसलिए कि अभी भी लड़ा है वो, अभी भी उसकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी परसेप्शन इन लोगों का सीरिया में लेके हाफिज असद, बशर अल असद को लेके अलग परसेप्शन है, अमेरिका का, ईरान का अलग है। तो कोशिश ये की जा रही है कि उसको ब्रिज किया जाए। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका ये भी नहीं चाहता कभी कि ईरान रशिया और चाइना एक्सेस को ज्वाइन कर ले और एक बहुत बड़ी पावरफुल एक्सेस हो जाएगी। अमेरिका का बेसिक जो क्षेत्र की बात आप कर रहे थे वो ये है कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया जो है, पश्चिम, दोनों में वो चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, बना रहे। उसका पश्चिमी एशिया में तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है, सेंट्रल एशिया में भी वो चाहता है कि उसके लिए ज़रूरी है। ईरान अकेला रास्ता है, गेटवे है जो सेंट्रल एशिया को जा सकता है। दूसरे रास्ते रशिया से आते हैं या चाइना से आते हैं या अफ़गानिस्तान है जहाँ पे स्थिरता नहीं है। तो ईरान ही एक ऐसा रास्ता है जिसके पाइपलाइंस लाई जा सकती हैं, बहुत आसानी से पाइपलाइन आ जाएंगी। अगर एक पाइपलाइन आ जाती है इंडिया ईरान की, तो उसमें सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्क भी जुड़ जाएंगे। फिर इंडिया ने चाबहार पोर्ट बना रहा है, चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी ईरान की तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हो रही है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से इंडिया ने रोड बना दी है, कनेक्ट कर रहा है, और चाबहार से रेल और रोड कनेक्टिविटी होगी तो अफ़गानिस्तान अमेरिका को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे निर्भरता नहीं रहेगी, बल्कि वो ये रोड का भी इस्तेमाल कर सकता है, चाबहार पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर इस तरह से दूसरी तरफ ये भी है कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका, सऊदी अरेबिया अमेरिका के बीच में वो बात नहीं रही, थोड़ी सी टसन नज़र आती है। हालांकि ये छोड़ा नहीं है एक दूसरे ने किसी को, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है। और सऊदी अरेबिया जो उनकी सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट था, अब वो अपना नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना रहा है। 35 देशों का एक कोलिशन बनाया है। ये काफ़ी बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया के लिहाज से किस तरीके से अब दोस्ती, क्योंकि ईरान के साथ पहले भी रही है, संख्या हटने के साथ साथ जैसे कि अखिलेश ने रिपोर्ट में भी कहा कि भारत हमेशा कहूँ कि एक ईरान समर्थक देश रहा है, कई मसलों को लेकर उसने खुले तौर पर समर्थन की बात कही थी। अब जबकि वहाँ संख्या हटे हैं तो रिश्तों को किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या बड़े फ़ायदे जो दोनों देशों के लिहाज से आपको लगता है कि आगामी कुछ वर्षों में होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे उनके साथ सभ्यता का लिंक है। दो सभ्यताओं का बहुत पुराना रिश्ता है।
हमारा ईरान बॉर्डर होता था, बॉर्डर मिलता था आज़ादी से पहले, और एक ही मिलना जुलना, एक दूसरे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। दूसरी बात ये है, ये सरकार जो है इस वक्त ईरान की, इसके बड़े अच्छे संबंध हैं भारत के साथ। भारत ने खुल के ईरान का साथ दिया। केवल उन जो सैंक्शंस थे जो कि यूनाइटेड नेशंस ने लगाए थे, केवल उसका पालन किया। जो अमेरिकन ने या यूरोपियन देशों ने एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाए थे, उसका इंडिया ने पालन नहीं किया। ईरान ने इस बात की हमेशा सराहना की। तेल की सप्लाई लगातार हिंदुस्तान, इतना प्रेशर होने के बावजूद हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदता रहा, और उनकी जो कुछ भी मदद कर सकता था, पॉसिबल जो हो सकती थी, वो ईरान की उसने मदद की। ईरान इसके लिए बहुत सराहना करता है, हमेशा उसने तारीफ़ की इस बात की। और फिर उसके अलावा हिंदुस्तान वहाँ एक चाबहार पोर्ट बना रहा है। चाबहार पोर्ट जो बन जाएगा तो सेंट्रल एशिया के सभी देश उसको इस्तेमाल करेंगे। अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसमें और रेल रोड कनेक्टिविटी भी अफ़गानिस्तान लेकिन की। काफ़ी सवाल सब मैं चाहूँगा कि ऑयल फैक्टर जो है, मैं कहूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम लगातार नीचे हैं, और ऐसे में ईरान से प्रतिबंधों का हटना और उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका? देखिए, तेल के दाम तो कम, असली दाम तो आजकल है। ये तेल के दाम कभी $100 $150 जो गए थे, वो तो सब आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए थे। कोटा परमिट बना के नहीं निकालने देंगे दाम, उस ऑयल की आर्टिफिशियल क्राइसिस। एक तो प्रोडक्शन कम कर देते थे ये, और दूसरी डिमांड बढ़ती थी, बढ़ रही थी इंडिया में, चाइना में, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड एशिया के अंदर बढ़ गई थी तेल की, तो उधर प्रोडक्शन भी कम हो गया था। दूसरी तरफ ये भी था कि इराक का तेल, ईरान का तेल मार्केट में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रतिबंध अमेरिका ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लगा रखे थे। तो इनका अब ये तेल बाहर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये तेल का दाम तो कम होना ही होना है। इसलिए कि तेल, फिर नए स्रोत तेल के बहुत निकल आए हैं, गैस के बहुत स्रोत निकल आए हैं, तो उसकी वजह से तेल का दाम, ये आर्टिफिशियल जो तेल का दाम था, अब ये गलत दाम था, और ये मैं नहीं समझता कि चल सकेगा। ये ऑयल कंपनीज इसको मैनेज कर रही थी, और वो ये भी चाहती थी, क्योंकि अमेरिका में तेल का दाम, गैस शेल ऑयल जो निकाल रहे थे उसका दाम $100 से अधिक था। वो उस समय तेल की कंपनीज BP और ये बड़े बड़े ऑयल कंपनीज थी, ये चाहती थी कि तेल का दाम भी ऊपर रहे। दोनों तरफ से उनका फ़ायदा था। अमेरिका में उनका दाम भी बढ़ रहा था। अब यह है कि तेल सब मौजूद है। जो वर्तमान दाम मैं कहूँ कि जिस वक्त करंट में, वो शायद रियल रेट है जो सस्टेन करने लायक है। देखिए, तेल का दाम मैं समझता हूँ $35 से $40, 42, 45, 40, 35 इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और अगर ईरान का तेल आता है, अभी तो $27 पे हो गया है, मैं समझता हूँ कि 30-35 काफ़ी दिन रहेगा। हालांकि कुछ दिन समय के बाद तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे, सऊदियों ने कहा। चलिए कमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस बाद दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली में 24वां विश्व पुस्तक मेला, भारतीय संस्कृति की धरोहर का झरोखा, 25 से ज्यादा देश, 1700 से ज्यादा स्टॉल, किताबों की दुनिया से भरे हुए हॉल। देखिए विशेष शब्द संसार, आज शाम 7:30 बजे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकाले गए दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छात्रों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी के बाद ही 5 दलित छात्रों को सस्पेंड किया गया था। कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर बंडारू दत्तात्रेय का इस्तीफा मांगा है। ये विरोध की 2 तस्वीरें हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PhD के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बढ़ गया है और विरोध हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छात्रों का आरोप है कि बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी के बाद ही दलित छात्रों को सस्पेंड किया गया था।
The resignation of the university vice chancellor, and also the Bandaru Dattatreya, who were a cabinet minister from the Secunderabad constituency, who were like unnecessarily interfering with the university things. रोहित वेमुला ने रविवार को हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन बंडारू दत्तात्रेय ने इस मामले पर सफाई दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो दलित विद्यार्थी जो आत्महत्या कर ली है, उससे मेरे लेटर को कोई संबंध नहीं है। उधर इस पूरी घटना पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 सदस्यीय टीम हैदराबाद भेजी है, लेकिन विपक्षी दलों ने दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार के दखल की आलोचना की है। हम तत्काल मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा हो। This is a fight between ABVP and ASA, Ambedkar Students Association, and unfortunate that central ministers are involving and siding a student union which supports their party organization. दरअसल पिछले साल अगस्त में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से झड़प के कारण रोहित वेमुला सहित 5 दलित छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया था। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज से निकालने के फैसले में पक्षपात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है। नोएडा में आज शिवनारायण विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि देश में निजी शिक्षा संस्थानों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। करीब 60% छात्र निजी कॉलेजों में पढ़ते हैं। इसके बावजूद उच्च शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इसे नहीं बदला गया तो हमारे पास डिग्री धारक तो बहुत होंगे, लेकिन काम करने वाले सही और योग्य नागरिक नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस बना हुआ है। सूबे में बीजेपी प्रभारी राम माधव ने कहा कि अब पीडीपी को सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों से सरकार गठन के मुद्दे को जल्द सुलझाने की अपील की है। रविवार को पीडीपी की बैठक में महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। जम्मू कश्मीर में रविवार को सरकार गठन के मद्देनजर पीडीपी की मैराथन बैठक के बाद सोमवार को सूबे के बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान आया। उन्होंने पीडीपी बीजेपी गठबंधन के बरकरार रहने की उम्मीद जताई। की वैधानिक प्रक्रिया उनको प्रारंभ करनी है। एक बार वो प्रारंभ करेंगे, प्रोसेस वो शुरू करेंगे, तो बाद में हमें जो कुछ भी करना है उस पर हम बात करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने पीडीपी और बीजेपी दोनों से सरकार गठन के मुद्दे को जल्द सुलझाने की अपील की है। We would just like to ask both the governments that they made commitments to the people of Jammu Kashmir. They haven't seen any progress in the last few months, and the commitments they made to the electorate and of Jammu and Kashmir, they should fulfill those electorates instead of trying to bring about a constitutional crisis in the state of Jammu and Kashmir. सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के साथ तालमेल से साफ इनकार किया है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। सूबे में राज्यपाल शासन को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राजस्थान की झालवाड़ा में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। पार्टी ने भी आरोपी विधायक को नोटिस जारी किया है। ये वीडियो है शनिवार को झालावाड़ जिले के अकलेरा शहर में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले की। इसमें जागरूकता अभियान चला रहे संगठन के सदस्यों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की जा रही है। इसमें बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा भी दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान उसमें से सबसे ज्यादा दबंग है वो एमएलए है, क्योंकि पुलिस के पास जब गए और कहा अरे भैया आप तो कुछ मदद करो, तो उन्होंने कहा एमएलए ही मार रहा है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं मुख्यमंत्री जी से आवेदन करना चाहूँगा कि इस पर तुरंत प्रभाव से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाए और जिन लोगों के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है उनकी एफआईआर का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऊंचे पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं तो इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। राजस्थान सरकार ने घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। विषय ध्यान में आया है, जांच के लिए हमने संबंधित अधिकारी को दिया है। हमारे यहाँ तो उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी कानूनी अपराध बनता है वो उनके विरुद्ध भी बनेगा, पर बिना पहले निर्णय
और तय किए, मैं एकदम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विधायक कंवरलाल मीणा से इस मामले में सफाई मांगी है, लेकिन कंवरलाल मीणा ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। फोन आया था कि यार ऐसे ऐसे करके भीड़ कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रही है। मेरा घर पास होने की वजह से मैं तुरंत गया, बेचारों के साथ बाहर के लोगों के साथ मारपीट रहे थे, मैं बचाने के लिए गया था, मैंने बीच बचाव में गया था। लोगों के हाथों में लाठी थी, एक दो लोगों को मैंने गाड़ी को तोड़ रहे थे, मैंने लठ छुड़ा के उनको फिर मैं इधर एक तरफ फेंका, बीच बचाव किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय का मजदूर किसान शक्ति संगठन राज्य में पिछले महीने से सरकार की जवाबदेही के बारे में जागरूकता अभियान चला रहा है। शनिवार को झालावाड़ जिले के अकलेरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। झालावाड़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह जिला है और उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगातार 13वें महीने दिसंबर में निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में मांग न होने और रुपया कमजोर होने से गिरावट आ रही है। निर्यात घटने और सोने का आयात बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ा है। हालांकि कच्चे तेल का आयात घटने से कुछ राहत जरूर मिली है। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मांग कम होने से दिसंबर में भी निर्यात में गिरावट आई। दिसंबर में कुल निर्यात 14.75% गिरकर 22.29 अरब डॉलर रहा। दिसंबर 2014 में देश का निर्यात 26.15 अरब डॉलर था। दिसंबर में आयात भी 3.88% गिरकर 33.9 अरब डॉलर रहा। लेकिन इस दौरान सोने का आयात 179% बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे दिसंबर में व्यापार घाटा बढ़कर 11.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दिसंबर 2014 में ये घाटा 9.17 अरब डॉलर था। I mean, the basic custom duty on the raw material should be reduced. I mean, then there is no competition. It is very difficult for the manufacturer. So, these irritants should be removed. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्यात को बढ़ाना है। जानकारों का मानना है कि बिजली की कमी निर्यात बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा है। रेल, सड़क और बंदरगाह जैसी ढांचागत परियोजनाओं में तेजी नहीं आई है। Drive the investment climate, we have to bring in investment in the infrastructure sector. The government is working towards investing there, and public expenditure in infra is going to increase, and we are seeing that started to happen. But along with that, we also need the private sector to come back. They have virtually gone away in the last couple of years. निर्यात पर सब्सिडी के लिए नवंबर में 40 करोड़ डॉलर की सस्ते कर्ज योजना की शुरुआत हुई थी। साल 2020 तक निर्यात बढ़ाकर 900 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। निर्यात में गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स 267 अंक गिरकर 24,188 पर बंद हुआ। पिछले 20 महीने में सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है। बीते दिन कारोबारी सत्र में सेंसेक्स करीब 666 अंक टूटा है। ये बड़ी गिरावट है और निफ्टी भी 87 अंक गिरकर 7,351 पर बंद हुआ। आज सबसे बड़ी गिरावट रिलायंस में दिखी। रिलायंस के शेयर करीब 5% तक टूटकर बंद हुए। एशिया के दूसरे बड़े बाजार मसलन हांगकांग, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में भी गिरावट रही। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा पीड़ित इलाकों में मनरेगा, मिड डे मील और खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ पाने वालों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने सूखा पीड़ित 12 राज्यों को ये आंकड़े केंद्र को देने के लिए कहा है। इसके बाद ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी राज्य सरकारों के साथ बैठक कर इस बारे में जानकारी लें। सूखे के हालात पर स्वराज अभियान ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की है। अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट्स ये बताएं कि जिन लोगों ने ड्राउट अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि वहाँ उन स्टेट्स में बारिश कितनी कम हुई और जो सरकारी आधार है उस पर वहाँ ड्राउट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी में प्रदूषण पर एनजीटी ने केंद्र और यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा है कि गंगा सफाई पर सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एनजीटी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस दिशा में जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण और जल संसाधन मंत्रालय के साथ ही यूपी सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले एनजीटी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को गंगा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार औद्योगिक कारखानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए थे।
भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को इजरायली नेताओं के साथ इन संबंधों को मेक इन इंडिया के तहत निर्माण में तब्दील करने पर जोर दिया। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही इजरायल का दौरा करेंगे। इजरायल दौरे पर सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उनकी रक्षा मंत्री मोशी यालोन और निर्माण मंत्री स्टीनिज के साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुषमा स्वराज के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। India attaches the highest importance to the full development of wide-ranging ties with Israel. Our bilateral cooperation has developed well in a number of areas over the past 2 decades, but the potential of our relations is much more. विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज की ये पहली इजरायल यात्रा है। भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत के रक्षा उपकरणों का इजरायल दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इजरायल ने कहा है कि दोनों देश रक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग कर सकते हैं। Future belongs to those who innovate. Israel and India are at the cutting edge of so many areas of innovation, and by working together we can do a lot more for our peoples and for the world. विदेश मंत्री ने इससे पहले फिलिस्तीन की यात्रा की। उन्होंने फिलिस्तीनी नेताओं को भरोसा दिलाया कि इजरायल के साथ संबंध फिलिस्तीन की कीमत पर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि मानहानि मामले में आज अदालत में पेश हुए। करुणानिधि ने पार्टी मुखपत्र मुरासोली में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के 4 साल के शासन पर टिप्पणी की थी। इसके बाद जयललिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। गोगोई पर पूर्व मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 3 बिजली वितरण कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा है कि उनका ऑडिट सीएजी से क्यों ना कराया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी से कराने का आदेश रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने फिलहाल मैनेजमेंट कोटे को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दाखिला प्रक्रिया वैसी ही जारी रखने का आदेश दिया है जैसे फिलहाल चल रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने हिट एंड रन मामले में एक आरोपी शाहनवाज खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। सोमवार को 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी को कोलकाता ले जाने का आदेश दिया। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान एक कार की टक्कर से वायुसेना के एक अधिकारी की जान चली गई थी। दिल्ली से वाराणसी जा रही शिवगंगा एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा टल गया। इंजन की कपलिंग टूट जाने से ट्रेन के 2 डिब्बे अचानक अलग हो गए। हादसे में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने मेलबर्न में कहा कि नीतियों को तेजी से लागू करके ही अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सकती है। बीसीसीआई ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर अजीत चंदेला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं हिकेन शाह पर 5 साल की पाबंदी लगी है। इन दोनों पर 2013 में आईपीएल में मैच फिक्स कराने के आरोप लगे थे। दुनिया में आर्थिक विषमता से संबंधित एक और रिपोर्ट सामने आई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर 62 लोगों की संपत्ति दुनिया भर के गरीबों के पास कुल संपत्ति के आधे के बराबर है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में 1% लोगों की संपत्ति दुनिया के 99% लोगों के बराबर बताई गई थी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजपथ पर इस बार फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी। सोमवार को फ्रांसीसी टुकड़ी ने रिहर्सल भी किया।